हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल वार्डर और यूपीएसआई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। और नाइट में एक वीडियो मैंने प्रोवाइड करवाई थी कि कई बच्चे सोच रहे हैं कि एग्जाम जो है पोस्टपोन हो जाएगा, 19 दिसंबर को नहीं होगा। तो वो वाली वीडियो देख लेना। एंड स्क्रीन में मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वहां से आप देख लीजिएगा। ठीक है ना? क्योंकि अब आपका एग्जाम पोस्टपोन नहीं होने वाला। सिलेक्शन वही ले पाएगा जो रेगुलरिटी टेस्ट देगा और अपनी तैयारी पिछले दिन की अपेक्षा हर एक दिन बेहतर करने की कोशिश करेगा, उसी का सिलेक्शन हो पाएगा। वरना कोई दिक्कत नहीं, तैयारी ही करते रहोगे। बुरा जरूर लग रहा होगा, लेकिन सही बात कह रहा हूं। अंधेरी नगरी के लेखक कौन है? तो अंधेर नगरी के जो लेखक हैं उनका नाम क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंधेर नगरी के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? जल्दी बताओ। कौन कौन सा निबंध जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा चिंतामणि। चिंतामणि जो निबंध है ना, ये रामचंद्र शुक्ल का है, ना कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का। बाकी सब हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। ठीक है। परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? परमाल रासो ये किसके द्वारा रचित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा जगनिक। एक है पृथ्वीराज रासो, तो वो तो चंद्रवरदाई के द्वारा है, लेकिन परमाल रासो जगनिक के द्वारा। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस की भाषा कैसी है? जल्दी बताओ, किस भाषा में लिखी गई है रामचरितमानस? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अवधी भाषा। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। और किसके द्वारा लिखी गई है? तुलसीदास के द्वारा लिखा गया महाकाव्य है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाक का बाल होना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? नाक का बाल होना इस मुहावरे का सही अर्थ है अधिक प्रिय होना। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा दोस्तों? तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे कुआं पीछे खाई लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? आगे कुआं पीछे खाई, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ है हर तरफ विपत्ति होना। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। कई बच्चों के कमेंट आए कि सर आप टेस्ट बहुत अच्छा प्रोवाइड करवा रहे हैं, आप कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाते हैं और हर क्वेश्चंस को अच्छे से बता भी देते हैं। तो दोस्तों, ऑनलाइन टेस्ट का मतलब ही यही होता है। क्या फ़ायदा मैं 40 क्वेश्चंस आपको 40 मिनट में करवाऊं? तो ये तो आप करने से नहीं रहे आपके एग्जाम में। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूं, क्योंकि ये जीके या हिंदी के क्वेश्चंस हैं। अगर आपको आता है तो आप तुरंत में आगे बढ़ेंगे, और नहीं आता है तो इसको स्किप करके आगे बढ़ जाओ। ठीक है ना? टाइम वेस्ट करना बेकार है। तो इसलिए ही मैं दोस्तों उस तरीके से करवाता हूं जिस तरीके से आपको आपको एग्जाम में सामना करना पड़ेगा। कौन सा सममात्रिक छंद नहीं है? तो जल्दी बताओ, कौन सा सममात्रिक छंद नहीं है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा दोहा। दोहा जो है ये अर्ध सममात्रिक छंद है। क्यों? क्योंकि इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है ना? इसलिए ये सममात्रिक छंद नहीं है। जैसे आपका चौपाई हो गया, 16 होती, हरि गीतिका में 28 होती हैं, सभी क्या है? सममात्रिक छंद है। लेकिन ये अर्ध सममात्रिक है। अर्ध सममात्रिक का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे 13 और 11 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। सॉरी, 24 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो देखो, 13 और 11 को जोड़ने पर 24 सम संख्या आई। दोहा जो है वो अर्ध सममात्रिक छंद इसलिए ही तो है, क्योंकि पहले और दूसरे चरण को जोड़ोगे तो तब सम बन जाता है। लेकिन पहले तीसरा और दूसरा चौथा जोड़ोगे तो वो एक विषम रहता है। लेकिन अर्ध सममात्रिक छंद की दृष्टि में ये जोड़ा जाता है। ठीक है। द्वंद्व समास जल्दी बता दो, कौन सा द्वंद्व समास है? मैंने आपको बताया, जहां हाइफन का चिन्ह लग जाए, लाघव चिन्ह, आंख बंद करके द्वंद्व समास लगा देना। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि नगर में रहने वाले को क्या कहते हैं? तो देखो, नगर में रहने वाले को हम क्या बोलेंगे? नागर। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। शहर में रहने वाले को शहरी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना। जातिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? जल्दी बताओ, जातिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? सैसव। सैसव जो है ये भाववाचक संज्ञा है, ना कि जातिवाचक संज्ञा। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? अब ये बताओ, संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता? अगर आपने ये बता दिया तो आप आसानी से बता दोगे। जल्दी बताओ। तो संप्रदान कारक का क्या होता है? काकी के नानी ने रारी रे, यही होता है संप्रदान कारक का। अब देखो, ना कारक चिन्ह या का कारक चिन्ह या रा कारक चिन्ह।
मेरा घर स्टेशन से तो ये बहुत दूर है, ये तो अपादान कारक हो गया। राम घर पर सो रहा है, पर यानी कि अधिकरण कारक। राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, ने, और ने संप्रदान कारक के लिए। समझ गए ना? तो इसलिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन। बताओ, सारे कारक इसी तरीके से, टेंशन नहीं लो, जिस तरीके से मैंने हर ऑप्शन में छांट दिए ऐसे ही आप छांट लोगे। थोड़ा सब्र करो, कारक बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। वह स्वतः ही जाएगा। मैं वह सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम है? तो वह जो है यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम है। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिनु पद चले, सुने बिनु काना, कर बिनु करम, करे विधि नाना। उपयोग पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ विभावना अलंकार है, यानी कि दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? देखो यहाँ पर क्या हो रहा? बिना पैर चलना, बिना काम सुनना, बिना कान के सुनना और बिना हाथ के कार होना इत्यादि कार्य बिना कारण के ही संपादित हो रहे हैं। और जब कोई काम बिना काम के संपादित हो तो वहां विभावना अलंकार होता है। ठीक है ना? जब क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है तो उसको हम क्या कहते हैं? तो जब क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है उसको हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। परिभाषा पूछी थी। किंतु, परंतु, बल्कि, तथा, इसलिए निम्नलिखित में से क्या है? तो ये क्या है? तो किंतु हो गया, परंतु, बल्कि, इसलिए, ये अव्यय हैं। ठीक है? और अव्यय ऐसे शब्द होते हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं हो तो उनको अव्यय कहते हैं। तो ये क्या है? अव्यय हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट। हल्दी का तत्सम बताओ। तो हल्दी का तत्सम क्या हो जाएगा? हल्दी का तत्सम होगा हरिद्रा। दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द को चिन्हित कीजिए। कौन सा शब्द तद्भव है? जल्दी बताओ। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा श्राप। श्राप शब्द जो है ये तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होता है साप। क्या होता है? साप इसका तत्सम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्थ व्यंजन नहीं है? जल्दी बताओ। अंतःस्थ व्यंजन बताया था मैंने, यारा, लावा। तो हा जो है वो अंतःस्थ व्यंजन नहीं होगा। अच्छा, आ, हा क्या होगा? तो हा जो है वो ऊष्म व्यंजन होगा। बताया था, सा हा, ये सबरे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। बताया था ना? अगर आपको पता है तो बता सकते, वरना वर्णमाले वाली वीडियो देख लोगे, लाखों लोगों ने देखी वो वीडियो, तो सारी चीज समझ में आ जाएंगी। ऊष्म क्या होते, सघोष क्या होते, अघोष क्या होते, अल्प प्राण, महाप्राण। बा वर्ग टा का उच्चारण स्थान, टा ठा डा डा ड़ा। जल्दी बताओ, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धया। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? जबकि का वर्ग का तो कंठ होता, का वर्ग का क्या होता? कंठ। कंठ से का वर्ग बोला जाता। चा वर्ग तालु से बोला जाता, तालु से चा वर्ग बोला जाता है। और ता वर्ग जो है वो दंत से बोला जाता है। ठीक है ना? तो ये भी पता होना चाहिए। पावक का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो पावक का सही संधि विच्छेद हो जाएगा पौ प्लस अक, और यहाँ पर ओ और आ की मात्रा बन के आओ बन जाएगा। और जब आओ बन जाता है तो यहाँ पर क्या होता है? अयादि स्वर संधि। यानी कि इस क्वेश्चन का तो फिलहाल चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है ना? और अगर संधि पूछे तो अयादि स्वर संधि हो जाएगा। निश्छल में कौन सी संधि है? तो देखो, इसका जब संधि विच्छेद करोगे तो निहि प्लस छल बनेगा। क्या बनेगा? निहि प्लस छल। और जहां जब दो बिंदी लग जाती है उनको हम विसर्ग कहते हैं, इसलिए इस संधि का नाम भी विसर्ग संधि है। शुद्ध वर्तनी बताइए कि कौन सी शुद्ध वर्तनी है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा 65 का, मैथिली शरण बिल्कुल शुद्ध वर्तनी है। यानी कि चौथा ऑप्शन गलत। ज्योतिषना गलत है, आधा ता आएगा। प्रज्वलित में जाएगा, उज्जवल में आधा जा आएगा। ठीक है ना? आ या वाह प्रत्ययांत पुल्लिंग शब्दों को स्त्री लिंग बनाने के लिए उनमें आ या वाह के स्थान पर जोड़ा जाता क्या? जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 66। तो यहां पर क्या जोड़ा जाएगा? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, या। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझा रहा हूं, आ या बा, यानी कि बड़ा बा प्रत्ययांत पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए उनमें या वाह के स्थान पर या जोड़ा जाता है। जैसे बूढ़ा, बूढ़ा जो है वो एक पुल्लिंग शब्द है। ठीक है? अब इसका स्त्रीलिंग बनाओ तो क्या होगा? बुढ़िया। और इसमें कौन सा प्रत्यय जोड़ा? जल्दी बताओ। या प्रत्यय जोड़ा कि नहीं जोड़ा? या प्रत्यय, बुढ़िया। तो समझ में आया? तो पहला ऑप्शन करेक्ट। प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा। इस वाक्य शब्द में रेखांकित शब्द का एक वचन वचन बताइए। प्रत्येक
का जो वचन है वो कैसा वचन है शब्द की दृष्टि से। तो प्रत्येक शब्द जो है वो क्या है, एक वचन है, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रत्येक का प्रयोग सदैव एक वचन के रूप में किया जाता है। अनुस्वर में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो आसानी से बता सकते हैं, इसमें अनु उपसर्ग लगा, तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट, चौथा नहीं लगा देना, मात्रा भी देखना। लघुता में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं, तो यहाँ पर ता प्रत्यय लगा हुआ है, आ नहीं लगा देना, कई लोग ये भी सोच रहे होंगे, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, कौन सा अशुद्ध वाक्य है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, अनेक का मतलब ही ज्यादा होता है, अनेकों तो ये तो और ज्यादा तुमने मतलब बहुवचन बना लिया, इसे कहने का मतलब जो है अनेक का बहुवचन भी अनेक होता, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर अनेक आएगा ना कि अनेकों, तो पहले ही ऑप्शन में गलत दिया हुआ है। कौन सा आम का पर्यायवाची नहीं है, जल्दी बताओ। आम्र तो इसका तत्सम है, तो ये तो हो ही गई आम का पर्यायवाची, ठीक है। रसाल भी होगा, सहकार भी होगा, तामरस, तामरस जो है ये कमल का पर्यायवाची होता ना कि आम का, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट। कृष्ण का ब्लोम शब्द बताओ, कृष्ण का ब्लोम शब्द, तो कृष्ण का ब्लोम शब्द श्वेत और शुक्ल तो होता, सफेद नहीं होगा, सफेद का तो ब्लोम शब्द काला होता, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कुल और कूल शब्द का सही अर्थ बताओ। देखो, कुल का मतलब तो आसानी से बता सकते हो तुम, कुल का मतलब क्या होता है, वंश, जबकि कूल, कूल का मतलब अब ये नहीं समझ लेना जो कूल वाली भाषा, वो नहीं समझ लेना, वो नहीं है, समझ रहे। कूल का अर्थ होता है किनारा, यानी कि वंश और किनारा, पहला ऑप्शन करेक्ट। अर्कजा निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है, अर्कजा किसका पर्यायवाची है, तो अर्कजा जो है ये यमुना का पर्यायवाची है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये देगा कि निम्नलिखित में से किसे स्थायी भावों का सहायक माना जाता है, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बता दो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, और कमेंट बॉक्स में जरा बताना मुझे, ठीक है, कि निम्नलिखित में से किसे स्थायी भाव का सहायक माना जाता है। बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, हमेशा आसान क्वेश्चन पूछता था, आज थोड़ा सा हार्ड है, देखता है कौन बता पाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके 38 क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करके बता देना, और मैं समझ जाऊंगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो, अब समय नहीं बचा हुआ है, केवल और केवल प्रैक्टिस का समय है, और प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, जी तोड़ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आप लोगों को। बस आप अपने प्रति ईमानदार बन जाओ। दिन में 3 वीडियो में अपलोड करवा रहा हूँ, तीनों वीडियो देखते रहो और अपना घर पे पढ़ते रहो। बस घर पे पढ़ना भी जरूरी है, ये नहीं कि वीडियो ही देख रहा है तो काम हो जाएगा, नहीं, घर पे खुद से पढ़ो, जो चीज़ नहीं आती उस पर काम करो। बाकी तो मैं यहाँ पर जो मैं करवा ही रहा हूँ, हिंदी के सारे टॉपिक में कवर करवा दूंगा, जी के जितनी करवा रहा हूँ उसमें से आ जाएगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। और मैथ और रीजनिंग की कई बच्चे बोल रहे हैं दोस्तों, आप लोग बोलते तो हो, लेकिन जब मैं मेहनत करके वीडियो बनाता तो आप लोग उतना सपोर्ट नहीं करते, व्यूज उस पर 500 600 1000 आ पाते। अगर आप बोलोगे भारी मात्रा में तो मैं मैथ रीजनिंग करवा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।